आज हम बात करेंगे मिग 27 की। तो मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल और आप देख रहे हैं रक्षा शिखर। तो अब बात मिग 27 की। तो इंडियन एयरफोर्स ने मिग 27 को बहादुर नाम दिया है। मिग 27 बहादुर ये एक सिंगल सीटर, सिंगल इंजन, टैक्टिकल स्ट्राइक और एयर टू ग्राउंड अटैक फाइटर जेट है। इसे इंडियन एयरफोर्स में 1985 में इंडक्ट किया गया था और इसने अपनी लगभग 34 साल की सर्विस लाइफ इस देश को दी है और अब 34 साल के बाद इसे डिकमीशन कर दिया गया है। इस फाइटर जेट ने इंडियन एयरफोर्स के लगभग हर मिशन में हिस्सा लिया है और खास तौर से इसे कारगिल युद्ध के हर ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया था, जहां इसने अपने हर मिशन को बखूबी अंजाम दिया था। कारगिल युद्ध में इसने कई कारनामे किए, जिस कारण इसे निकनेम बहादुर दिया गया। मिग 27 को सोवियत रूस के द्वारा बनाया गया था, जिसे बाद में एचएएल ने लाइसेंस प्रोडक्शन के तहत देश में ही बनाया था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें एक गुस्का गैथलीन 6 बैरल 23 mm की रोटरी इंटरनल कैनन गन लगी है, जिससे ये एक बार में ही 240 राउंड फायर कर देती है। गुस्का गैथलीन गन का रेट ऑफ फायर 5000 राउंड पर मिनट का है। इस वजह से इसका ट्रिगर दबते ही 3.47 सेकंड में इसके सारे राउंड खत्म हो जाते हैं। ये एक बेहद तेज गन सिस्टम था जो अपने 4 किलोमीटर के रेंज में आने वाली किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को चीर डालता था। ये अपने विंग पर 4000 किलो का एक्सटर्नल वेपन पेलोड भी ले जा सकता था। अब बात इस चीज की ये कैसे बना, तो बात 1982 की है, जब इंडियन एयरफोर्स ने मिग 23 को इंडक्ट किया था। उसके बाद इसकी खामियां और खूबियों को लेकर सोवियत संघ से इसके मॉडिफिकेशन के लिए कई बातें की गई। उसके बाद जो एयरक्राफ्ट सामने आया उसे मिग 27 नाम दिया गया। मिग 23 और मिग 27 दोनों ही एक टैक्टिकल ग्राउंड अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट है। मिग 27 को आप मिग 23 का ही एक डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। यहाँ मिग 23 की एक खामी की बात की जा सकती है। मिग 23 एक डिफिकल्ट एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इससे अपनी सॉटी को कंप्लीट कराकर वापस लैंड कराना इसका सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता था, क्योंकि इसका थ्रस्ट बहुत ज्यादा होता था, जिससे ये डिफिकल्टी होती थी। अब बात इसके थ्रस्ट की, तो ये कितना होता था। उदाहरण के लिए, अगर एक मिग 27 जमीन से 100 यार्ड की ऊंचाई पर भी उड़ रहा हो, तब भी इसकी सोनिक बूम से जमीन पर थरथराहट होने लगती थी। एचएएल ने इसके सेमी नॉक डाउन किट मंगा कर इसे यही असेंबल करना शुरू कर दिया और इसका यही लाइसेंस प्रोडक्शन किया जाने लगा। लेकिन मिग 27 में भी कुछ खामियां रह गई थी। इसके RD-29 इंजन की कुछ खराबी के कारण इसकी पूरी फ्लीट को कुछ समय के लिए ग्राउंड कर दिया गया था। फिर इसे एचएएल में रेक्टिफाई और चेक किया गया और इसके इंजन में कुछ मॉडिफिकेशन के बाद इसे उड़ान के लिए अप्रूवल दे दिया गया। फिर कुछ समय बाद इसे अपग्रेड करके इसमें फ्रेंच एवियोनिक्स लगाए गए। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारनामा कारगिल युद्ध में देखने को मिला। यहाँ कारगिल की टेरेन को पहले समझना होगा। कारगिल सेक्टर समुद्र लेवल से बहुत ज्यादा ऊंचाई का एरिया है और ये इलाका बेहद ठंडा, कम ऑक्सीजन और चारों तरफ से कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इतनी ऊंचाई पर फ्यूल के जम जाने का खतरा, बेहद कम ऑक्सीजन के कारण इंजन के फेल हो जाने का खतरा और धुंध और कोहरे के कारण एक चूक होने पर किसी भी पहाड़ी से टकरा जाने का खतरा बना रहता है। इस तरह के टेरेन में जेट स्पीड से हमला करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। मिग 27 में एक 57 mm की उबा 32 रॉकेट पॉड लगा हुआ होता था। ये एक बहुत डेडली वेपन था, जिससे ये एक बार में ही 32 रॉकेट को फायर करता था। जब ये फायर होता था तो इससे एक सेल्वो निकलता था, जो करीब 100 यार्ड तक आगे चला जाता था, जिस वजह से ये कभी कभी जेट के एयर इनटेक में घुस जाता था, जिससे कभी कभी जेट इंजन में आग लग जाती थी। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को भी इसी वजह से इमरजेंसी इजेक्ट करना पड़ा था। लेकिन इसके इसी कारनामे के बाद मिग 27 को निक नेम बहादुर दिया गया। मिग 27 अपने समय का फास्ट एंड फ्यूरियस जेट था। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके विंग थे। इसके विंग एक वेरिएबल ज्योमेट्रिकल स्वीप विंग थे, जो हर तरह की स्पीड और अल्टीट्यूड के हिसाब से अलग अलग एंगल पर सेट हो जाते थे। मतलब टेक ऑफ और लो लेवल पर इसके विंग 16 डिग्री, कॉम्बैट के टाइम पर 45 डिग्री और जब इसे हाई अल्टीट्यूड पर किसी मिसाइल की तरह तेजी से भागना होता था तब इसके विंग 72 डिग्री पर सेट हो जाते थे। अब बात इस चीज की कि इंडियन एयरफोर्स को इस तरह के फाइटर जेट की जरूरत क्यों हुई, तो इसका जवाब यह है कि साल 1980 के शुरुआती समय में अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 जेट दे दिए थे।
और उस काबिलियत को मैच करने के लिए सोवियत रूस से मिग 25, मिग 27 और मिग 29 की खरीद की गई थी, जिसमें मिग 25 को इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकोनेसेंस के लिए, मिग 27 को टैक्टिकल स्ट्राइक और एयर टू ग्राउंड अटैक रोल के लिए, और मिग 29 को एयर डिफेंस और इंटरसेप्टर रोल के लिए खरीदा गया था। मिग 25 अपने समय का बेहद सफल और एक्सीलेंट एयरक्राफ्ट था। ये जमीन से 70 से 80 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता था, जिससे ये किसी भी एयर डिफेंस और सैम मिसाइल की रेंज में नहीं आता था, और ये अपनी एक ही उड़ान में पूरे पाकिस्तान को कवर कर लेता था। ये पाकिस्तान में एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल जाता था। पाकिस्तान इसे सिर्फ देख पाने के अलावा कुछ नहीं कर पाता था। एक तरह से ये पूरे पाकिस्तान को एक लाचारी की स्थिति में ला देता था। लेकिन अब सैटेलाइट के आ जाने से इसकी जरूरत खत्म हो गई और इसे साल 2005 में रिटायर कर दिया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो आप 70, 80 और 90 के दशक को मिग ईरा कह सकते हैं। इन 3 दशकों में सबसे ज्यादा मिग को इंडियन एयरफोर्स ने ही इस्तेमाल किया था। अब बात मिग 27 के अपग्रेड की, तो साल 2008 में इसको अपग्रेड किया जाना था, लेकिन रूस ने इंडियन एयरफोर्स को जानकारी दी कि मिग 27 के प्रोडक्शन को 2012 से बंद कर दिया जाएगा, जिससे आगे आने वाले समय में इसके इंजन और एयर फ्रेम रिलेटेड किसी भी तरह के टेक्निकल खराबी को वो सही नहीं कर पाएंगे, जिस कारण इसे आगे अपग्रेड ना करके रिटायर करने का प्लान बनाया जाने लगा। अब सवाल ये उठता है कि अपग्रेड क्या है, इसे किया जाना क्यों जरूरी है? तो किसी भी जेट को आप अपग्रेड करके उसकी काबिलियत को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी हर साल बहुत तेजी से बदल जा रही है। इसीलिए आपको हमेशा एक कदम आगे रहना होगा, जिससे जेट आगे आने वाले समय के चैलेंज का सामना कर सके। इसे ऐसे समझिए कि किसी भी जेट का एयरफ्रेम बदले बिना उसमें नए एवियोनिक्स, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट और उसके वेपन प्लेटफॉर्म को बदलकर नया सिस्टम लगा देने की प्रक्रिया को ही अपग्रेड कहा जाता है। और इसमें इंजन को खास तौर से देखना होता है कि अगर ये जेट की जरूरत के हिसाब से थ्रस्ट और पावर का जनरेट कर पाता है तो सही है, अथवा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके या इसे बदलकर जेट को अपग्रेड कर लिया जाता है। ये एक बेहतरीन समाधान होता है कि आप एक फाइटर जेट को बिना बदले उसे एक नए अवतार में प्रस्तुत कर देते हैं। उदाहरण के लिए F-16 जेट को आज कई देश ऑपरेट कर रहे हैं और इसे करीब 5000 के नंबर में बनाया गया है। इसके कई ब्लॉक बनाए गए हैं। इसका हर एक ब्लॉक नंबर इसके अपग्रेड को बताता है। ये ब्लॉक 54 से लेकर ब्लॉक 96 तक के नंबर में बने हैं। ब्लॉक 96 को अमेरिकन एयरफोर्स और नेवी इस्तेमाल करती है और मिग 21 को बाइसन स्टैंडर्ड से UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया गया है। अब मिग 21 के क्रैश रिकॉर्ड को देखते हुए इन्हें रिटायर करने का समय आ चुका है और इन्हें तेजस MK-1A से बदला जा रहा है। अब अगर हम भविष्य के तकनीक की बात करें तो आज के समय में ही अमेरिका ने अपने F-16 जेट को बिना पायलट के उड़ाकर और मिसाइल फायर कराकर एक नई तकनीक की ताकत को दुनिया के सामने दिखाया है। यहाँ हम भारत की भी बात करें तो अब भारत भी अनमैन्ड तेजस की उड़ान परीक्षण करके इस फील्ड में अपनी उपस्थिति को दर्ज करके दिखा दिया है, क्योंकि अब आगे आने वाले समय में युद्ध शॉर्ट, स्विफ्ट और डेडली हो जाएगा, जिसमें आपको मैन्ड और अनमैन्ड दोनों ही तरह के जेट की जरूरत हो जाएगी और इससे होने वाले हमले बेहद घातक हो जाएंगे। अब बात 5th जनरेशन जेट की, तो अभी साल 2020 के अक्टूबर में हमारे एयर चीफ ने कहा कि हम 5th जनरेशन के जेट अपने दम पर और अपने ही देश में बनाएंगे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट और टेक्निकल जंप होगा हमारे देश के लिए और AMCA Mark 1 और Mark 2 के रूप में ये हमारे सामने होगा। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।